नमस्कार। एसिडिटी की दवा क्या आप भी गाहे बगाहे लेते हैं, लगातार लेते हैं, बिना सोचे समझे ले लेते हैं? एसिडिटी की दवा का नियमित सेवन सेहत को खतरे में डाल सकता है। हाल ही में इसे लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें गैस की लगातार दवा खाने के चलते एक महिला को पार्किंसंस रोग हो गया। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एसिडिटी की दवा के साइड इफेक्ट्स और खतरे को समझेंगे, जानेंगे कि गैस की दवा, एसिडिटी की दवा लेने के दौरान कौन कौन से एहतियात बरतने चाहिए और जो लोग ओवर द काउंटर इस तरह की दवाएं ले लेते हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, वो कितने बड़े खतरे में आपको डाल रहे हैं, खुद को डाल रहे हैं। ये भी चर्चा करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। एसिडिटी खानपान से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। आंकड़ों की माने तो देश में 30 से 44 साल की उम्र के करीब 32% लोग एसिडिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। आमतौर पर धारणा है कि बढ़ती उम्र के लोगों में गैस और अपच की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। कई लोग तो गैस की समस्या से इतने पीड़ित होते हैं कि वे अपने साथ हमेशा गैस की दवा रखते हैं। लेकिन क्या एसिडिटी की नियमित तौर पर दवा खाना सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में इसे लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें गैस की गोली का नियमित सेवन करने वाली एक बुजुर्ग महिला पार्किंसन रोग की शिकार हो गई। दरअसल जब महिला अपने हाथ के कांपने की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने जांच में पाया कि महिला करीब 10 साल से एसिडिटी और अपच की समस्या से जूझ रही है और इसके लिए वो जो दवा ले रही है उसमें रेबिप्राजोल और लेवोसल्पिराइड साल्ट का इस्तेमाल हुआ है। ये वो केमिकल साल्ट है जो पार्किंसन रोग को बढ़ावा देने के कारक हो सकते हैं। दरअसल लेवोसल्पिराइड साल्ट एसिड से संबंधित अपच और पेट के अल्सर से राहत दिलाने में मदद करता है, लेकिन इसके नियमित इस्तेमाल से सेहत संबंधी दूसरे खतरे की पनपने की आशंका रहती है। खासकर इसके लगातार सेवन से मस्तिष्क में डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स के बनने में बाधा आती है, जिसके चलते एक्स्ट्रा माइराइडल के लक्षण उभरने की आशंका बढ़ जाती है। खासकर शरीर के अंगों में कपकपी, काम करने की गति का मंद पड़ना यानी ब्रेडिकिनेसिया और उठते बैठते चक्कर आने की समस्या हो सकती है। ये लक्षण आमतौर पर पार्किंसंस रोग में देखे जाते हैं। इस अवस्था के लिए बहुत हद तक बॉडी में लेवोसल्पिराइड की अधिकता को जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि इसकी खुराक कम करने से लक्षण कम हो जाते हैं। लेवोसल्पिराइड के दूसरे साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे सिर दर्द, चक्कर आना, पेट दर्द और आलस आने की समस्या देखी गई है। ऐसे में एक तो बगैर डॉक्टर की सलाह के एसिडिटी की दवा नहीं खानी चाहिए, वहीं लंबे समय तक ऐसी दवाओं से बचना चाहिए। खाली पेट भी गैस की गोली लेना नुकसानदायक होता है। इससे दस्त और बड़ी आंत में संक्रमण के होने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल तो रात में सोने से 4 घंटे पहले अपना खाना खाते हैं तो गैस संबंधी खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं पैकेज्ड फूड, तला भुना और ट्रांस फैट युक्त खाने से बचना चाहिए। ये एहतियात एसिडिटी की समस्या से बचाने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुदीप खन्ना, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर खन्ना, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर खन्ना, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। काफ़ी बज़ है इस खबर का और होना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग गैस की दवा बोलकर गाए बगाए बहुत ही नॉर्मली ओवर द काउंटर दवाएं लेकर खा लेते हैं। सोचते हैं कि दवा खा ली तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स पर शायद सोचते नहीं हैं। कितना अलार्मिंग है ये ऑब्जर्वेशन, और इस पर आपका क्या कहना है सर? दीपक जी, ऑब्वियसली राइट, लेफ्ट एंड सेंटर लोग ये गोलियां खाई जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि गैस एक मरीज के लिए कुछ और मायने रखती है, दूसरे के लिए कुछ। वहीं डॉक्टर का रोल आ जाता है, अगर वो डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं, ओवर द काउंटर सीधा जाके नहीं करी, कि उस मरीज को उस पर्टिकुलर दवाई की आवश्यकता है भी या नहीं। अब ये मानिए अगर 100 कॉल्ड गैस के लोग हैं, उनमें से 50 को जिन भी दवाई पे आप चर्चा कर रहे हैं उन दवाइयों की जरूरत नहीं, लेकिन वो खाते हैं दवाई। हर मरीज जो गैस कह रहा है, एसिडिटी कह रहा है, उसका इलाज ये नहीं कि सबका सेम होगा। थोड़ा गहराई में जाके पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह असेस करके तब दवाई डिसाइड की जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए पेशेंट को डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। और किसी को गैस है या नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो डायग्नोस कौन करेगा, मैं खुद करूंगा या डॉक्टर करेंगे।
बहुत सारे मामलों में हमने देखा है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के, और हम हमारे पास जो रिपोर्ट हुए हैं, मीडिया में जो रिपोर्टेड है, बहुत सारे हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के मामले में भी कहा यही जाता है कि शुरुआत में मरीज को लगा था कि छोटा मोटा गैस है, उन्होंने इग्नोर किया, एक आध दो दवाएं ले ली और बाद में पता चला कि वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी। ये तो बड़ा कॉमन हो गया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर पेट में दर्द हो रहा है, हल्का सा ब्लोटिंग फील हो रहा है, हम ये मान के चल लेते हैं कि ये गैस है साहब, ये तो एसिडिटी है साहब, और इतना कॉन्फिडेंटली हमारे आसपास के लोग भी बता देते हैं कि हाँ जी बिल्कुल आप घबराओ मत, ये तो गैस है। डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट है मैम, कि वो रूट कॉज क्या है, और जैसा सर ने कहा कि ये डॉक्टर बताएगा आपको क्या दवा लेनी है, ये आप तय नहीं करेंगे। ये कितना जरूरी है समझना मैम। ये बहुत ही ज़रूरी बात है दीपक जी जो आपने कही है। और अक्सर देखिए भारत में एक बड़ी दुविधा की बात यह है कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और इसलिए लोग भी ये सोचते हैं कि किसी डॉक्टर से सलाह करने की ज़रूरत नहीं है। पहले किसी डॉक्टर ने कभी कोई दवा बताई या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई दवा की जानकारी मिल गई तो उन्हें लगता है कि हम खुद ये दवा ले सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं और जाएँ और इन दवाइयों के बारे में जानकारी लें या अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करें कि हमें ये किस वजह से हो रहा है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि अक्सर जो है सेल्फ मेडिकेशन जो लोग करते हैं या वही पुरानी दवाइयों को रिपीट करने की जो कोशिश करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे दुष्प्रभाव जो हैं लोगों के ऊपर देखे जाते हैं। देखिए अगर हम एंटी एसिड्स की भी अगर बात करें, कोई भी, और या एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इन सब में ही एंटी एसिड्स आते हैं, तरह तरह के जो है सॉल्यूशंस आते हैं, सब कुछ आते हैं। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं हो। ये ज़रूर होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम दिखाई देते हैं, अमूमन तौर पर नहीं दिखाई देते। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि रिस्की दवाइयाँ होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि बिल्कुल ही निगरानी में लेने की ज़रूरत है, इनसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें उसको लेने की ज़रूरत है या नहीं है, कितनी डोज़ में हमें लेने की ज़रूरत है और कितने समय तक के लिए हमें उसे लेने की ज़रूरत है। ज़्यादातर अगर हम एंटी एसिड्स की बात करें तो 8 हफ्ते तक का जनरली जो है एक गाइडलाइन रहता है कि 4 से 8 हफ्ते तक के लिए हमें इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ आपको बहुत लंबे समय के लिए इन दवाइयों को लेने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आप देखें तो लोग ये 4, 6, 8 हफ्ते की जो अवधि है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे ही दिक्कत हुई, जैसे ही परेशानी हुई, तुरंत जो है दवा फाँक लेते हैं। तो ये जो एक प्रचलन है, और देखिए रात को शराब ज़्यादा पी ली या किसी ने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया या आज बहुत ज़्यादा एंग्जायटी स्ट्रेस हो रहा है या हमारे जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि दवा खा लेंगे और हमारे जो जीवन है वो चलता रहेगा, इस तरफ हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा एफर्ट दवा ही करेगी। तो ये जो एक हमारी टेंडेंसी है, इसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और इसकी वजह से हम, जैसे भी एक लेडी का मामला भी सामने आया, देखिए वही दवा अगर डॉक्टरों को भी देखने की ज़रूरत है कि कोई अगर दवा से फ़ायदा हो रहा है या मरीज़ की हालत कैसी है, क्योंकि एक कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट वाला जो प्रचलन है वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक होना ज़रूरी है। दवाइयों के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी हमें पेशेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें एक डॉक्टर के लेवल पर भी होनी चाहिए और वहीं पेशेंट लेवल पर भी अपने हाथ में ये सब चीज़ों को ना लें, एक डॉक्टर से सलाह लें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर खन्ना क्या सलाह देंगे सर, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको माना गैस जैसा फील हो रहा है, क्योंकि दवा आदमी तभी लेना शुरू करता है जब उसको पहले गैस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, क्योंकि ये घर घर की समस्या है, हर दूसरे व्यक्ति की समस्या है, बच्चों की समस्या है, बड़ों की समस्या है, बूढ़ों की समस्या है, तो क्या बेसिक हाइजीन होना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि साहब आपको गैस संबंधी प्रॉब्लम है, तो डू एंड डोंट्स। दीपक जी, हम मान लेते हैं कि जिन भी हम पेशेंट्स की बात करके उनको एक्चुअली गैस या गैस संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो गैस के 3 कारण होते हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट यहाँ का स्कोप नहीं है। एक, आपका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल कितना है, उससे आपको गैस की तकलीफ ज्यादा हो सकती है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है, उससे गैस ज्यादा हो सकती है। अगर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं जिनसे गैस बनती है, क्योंकि हर दवाई पेट में जा रही है, कई दवाइयाँ जिनसे गैस एसिडिटी बढ़ती है। चौथा, कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो हम रूटीन में खाते हैं, जिनको एक एब्रीविएशन है फॉडमैप्स कहते हैं। जी सर, मुझे लगता है थोड़ा सा
कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्टर खन्ना के पास जाएंगे। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर मेहरोत्रा, कितना ये इम्पॉर्टेंट इशू है गैस की दवा और इसके लॉन्ग टर्म लिवोसल्फराइड इंड्यूस पार्किंसनिज्म का एक केस जो है रिपोर्ट किया है किन्हीं डॉक्टर साहब हैं हैदराबाद के उन्होंने, और तब से ये बहस चल पड़ी है कि साहब आम जो गैस की ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाएं हैं उसके बिना साइड इफेक्ट जाने लोग इसको बहुत रिस्क के साथ कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जो ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है यहाँ पर इंडिया में, तो बहुत अपने आप में एक क्वेश्चनेबल इशू है कि इस तरह की दवा फ्रीली मिल कैसे जाती है बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। और प्रिस्क्रिप्शन भी है, एक लिमिटेड टाइम का होता है, उसके ऊपर भी दवा बाद में नहीं दी जा सकती। लेवोसल्फराइड इज नॉट अ सेफ ड्रग एट ऑल। जो गैस वाली बात अभी हो रही थी, गैस इज वेरी कॉमन सिम्टम, बट नोबडी नोज व्हाट गैस इज। बुखार की एसिडिटी हुई, सीने में भारीपन हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, सब चीज एवरीथिंग कम्स गैस। गैस वाली बात है कि माना जाता है कि इट इज एसिडिटी या रिफ्लक्स, लेकिन गैस कार्डियक उसमें भी जो सिम्टम्स होता है हार्ट अटैक का, एक उसमें डिस्पेप्सिया भी सिम्टम है। तो हम अक्सर देखते हैं कि किसी को चेस्ट पेन हुआ और गैस वाली सिम्टम हैवीनेस हुई चेस्ट में या डिस्पेप्सिया हो रहा है, तो पहले इस तरह की दवा ही लेते हैं, उसके बाद यहाँ पहुंचने कर अपना पहले इशू लेवोसल्फराइड पे जो बात चल रही थी, इट इज नॉट ए सेफ मेडिसिन एट ऑल। ये होता क्या है कि यूजुअली इसको पेंटोप्रोजोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ में दिया जाता है, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव रिड्यूसिंग द डिस्पेप्सिया। जो प्रोकाइनेटिक होती है, जो एसिड ऊपर आता है उसको रोक देती है, इट इज वेरी इफेक्टिव इन दैट। तो होता क्या, कोई भी चीज अगर इफेक्टिव होती है तो आपको उसको आदत पड़ने लगती है। जो हम लोगों का लाइफस्टाइल आजकल हो गया है, we take many of the things which are not conducive to our body, जो उसके अगेंस्ट हम लेते हैं क्योंकि टेस्ट हमारा है तो उसको लेते चले जाते हैं, चाहे वो खाने वाली चीज हो या पीने वाली चीजें, ड्रिंक्स में सब चीज हो। तो ये सब चीजें ज्यादा रहती है तो डिस्पेप्सिया होता है। तो सब रात में ये सब रहा, सुबह उठती डिस्पेप्सिया तो गोली खा ली, दे नो कि इट इज इफेक्टिव, वो खाते रहते हैं। अभी बात हो रही कब तक लेनी चाहिए, तो जितने प्रिस्क्राइब्ड है उतने ही लेनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, आपको परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है, मतलब मंथली जो उनका परचेज होती है किसी भी चीज के घर में, तो उसका पार्ट बन गई है दवाएं कि आनी है सभी, और सुबह उठ के लेना ही लेना। तो आप बगैर सोचे हुए किस चीज से क्या होता है। इसके साथ में बात सिर्फ उसकी चल रही है कि डिस्काइनेजियास की, कि मतलब जो आपके एब्डोमेन से मूवमेंट होने लगते हैं, उसके साथ में हार्ट के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। ये क्यूटी सी चीज होती है, हार्ट के इंटरवल्स होते हैं, उसको बढ़ाती है, उससे एरिथमिया होने की खतरा होता है। हार्ट के जो मरीज हैं उनको अगर लगातार लेंगे तो उससे परेशानी का होने का खतरा होता है। तो इट इज नॉट ए सेफ ड्रग एट ऑल, एंड रीजन बीइंग, जैसे भी डिस्कस करते हैं, लाइफस्टाइल किस्म का हो गया है, फ्री अवेलेबिलिटी चीजों की है और लोग लेते रहते हैं कि इफेक्टिव है। उसका लॉन्ग टर्म क्या होगा, नोबडी बॉदर्स। एब्सोल्युटली। डॉक्टर खन्ना, एक तो अपना पूरा कंप्लीट कर लें सर जो आप पिछली बार सलाह दे रहे थे। दूसरा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी दवाओं के साथ या उन दवाओं से जो पोटेंशियल एक गैस या एसिडिटी होने की संभावना होती है, डॉक्टर्स भी कुछ गैस की या एसिडिटी की दवाएं प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उनको अलग करके लोग उसको फैमिली मेडिसिन बना लेते हैं। बच्चे को गैस हो गई वो दे दी, बुजुर्गों को गैस होगी वो दे दी, और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि पेट्स को भी कभी कभी अगर एसिड रिफ्लेक्स वगैरह कुछ हो रहा है तो उसको भी दे देते हैं लोग। मतलब यहाँ तक की ये स्थिति है। ये कितना खतरनाक हो सकता है सर? और अगर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लिवोसल्फराइड की मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ ये केस है, उसके सेफ ऑल्टरनेटिव्स फिर क्या हों? तो पहले मैं अपना पहले वाला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर देता हूँ। तो उसमें हमने बात करी थी माइंड की, अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो गैस ज्यादा, अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो कम है तो गैस ज्यादा आपको फील होगी। अगर कुछ दवाइयां आप खा रहे हैं स्पेसिफिक तो उनसे गैस ज्यादा फील होती है। चौथा है, खाने में कुछ चीजें होती हैं जिनको अगर हम कम कर दें तो काफी लोगों की गैस वो डाइट कंट्रोल से ही ठीक हो जाती है, बट वो यू हैव टू गो टू द राइट पर्सन टू गेट द राइट ट्रीटमेंट। अब आ जाते हैं लिवोसल्फराइड पे। लिवोसल्फराइड 6 से 8 हफ्ते से ज्यादा एट अ स्ट्रेच नहीं खानी चाहिए, और ये फर्स्ट केस नहीं है। आपने चर्चा करी बिकॉज ये केस लाइमलाइट में आया। हम देखते हैं मरीजों को जिनके ट्रेमर्स वगैरह होते हैं, आप उनकी ड्रग हिस्ट्री देखिए, वो ऐसा कोई पदार्थ खा रहे हैं जो ब्रेन में जा रहा है और डोपामिन करके केमिकल होता है उसके एक्शन को रोक रहा है या उसको कम कर रहा है, जिससे ट्रेमर्स वगैरह हो जाते हैं। लिवोसल्फराइड उसी ग्रुप में आता है। और कई बार क्या होता है, दो ऐसी गोलियां चल रही, लिवोसल्फराइड चल रही होगी, मेटोक्लोप्रोमाइड चल रही होगी, तो वो और एड ऑन हो जाता है। फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था हार्ट का, तो 3-4 दवाइयां एसिडिटी गैस की हैं, अगर वो तीनों ले रहे हैं
सबसे क्यूटीसी इंटरवल बढ़ जाता है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया हो सकता है अगर आपको कोई हार्ट का इशू है तो। सब्स्टिट्यूट्स हैं सेफर न्यूअर जनरेशन प्रोकाइनेटिक्स कहते हैं इस ग्रुप ऑफ ड्रग्स को, जिसमें लेवोसल्फराइड आता है। नए ड्रग्स हैं जिनको यूज किया जाए, वो ज्यादा कार्डियक सेफ हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर कुछ कम हद तक क्रॉस करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, तो ये ट्रेमर्स वगैरह होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, बट यू हैव टू गो टू द राइट पर्सन। प्रॉब्लम ये होती है लोगों के पास टाइम नहीं है डॉक्टर पे जाने का, वेट नहीं करना चाहते, एंड देन यू नो इजीली अवेलेबल है। अमेरिका वगैरह में ये दवाइयाँ ओटीसी नहीं है, लेवोसल्फराइड वगैरह, और कई जगह तो अवेलेबल ही नहीं है। इंडिया में सब कुछ बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है और ओटीसी हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। और लोग खाते रहते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, और इनको जब छोड़ना भी होता है तो तरीका होता है छोड़ने का। एकदम छोड़ने से भी कई लोगों को परेशानी होती है, तो गाइड कौन करेगा? डॉक्टर करेगा ना, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए भारत में तो ये मानसिकता ना एक महामारी हो गई है। एक बार गैस की कोई दवा उसने आप पे असर कर दिया तो साइकोलॉजिकली वो आपके लिए एक रामबाण मेडिसिन बन जाती है। आपको गैस हो ना हो, आपको हल्का सा अनईजी महसूस हुआ और आपने टक से दवा खा ली, और आप अपने साथ तो खिलवाड़ कर ही लेते हैं, लेकिन आप जो अपने आसपास अपने बाकी परिवार के लोगों को वो दवा खाने की जो आदत डलवा देते हैं, उससे आप कहाँ किस किस रिस्क जोन में जा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब ने बताया। देखिए लेवोसल्फराइड देंगे डॉक्टर साहब, देंगे और उसका एक लिमिटेड डोज देंगे, लेकिन उसका उठाकर आपने उसको अपनी ज़िंदगी का उसको रामबाण मेडिसिन बना लेना, ये ख़तरनाक है। गैस की दवा अगर आप बिना सोचे समझे ले लेते हैं, या कोई पुराना प्रिस्क्राइब पर्चा है उसको देखकर सिर्फ गैस की दवा उसमें से चुनकर आप ले लेते हैं, अपने परिवार वालों को दे देते हैं, तो थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कुछ लोगों को पार्किंसन जैसे कुछ डिजीज़ेस, जिसमें ओराफिशियल डिस्किन्जिया नाम की एक बीमारी है जो प्रॉब्लम में आई है। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि रिपोर्ट अभी ज़रूर हुई है, ये जो हैदराबाद के एक डॉक्टर हैं, इन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुधीर कुमार, जिन्होंने शेयर किया, उस पर चर्चा है, लेकिन इन जनरल बाकी डॉक्टर्स भी इस तरह के केसेस को आए दिन देखते रहते हैं, और वो सिर्फ आपकी गैस की दवा के अब्यूज़ की वजह से। इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम, कुछ बताइए, और क्या गलत फहमियों में लोग रहते हैं गैस को लेकर, गैस की दवाओं को लेकर, ताकि हर किसी को एक दिशा मिल पाए इस तरह के दिक्कतों में? देखिए दीपक जी, एक तो सबसे मुझे लगता है कि ज़रूरी बात है कि हमें अपने बिहेवियर में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए दवाइयाँ हैं और काफ़ी दवाइयाँ हैं, लेकिन उनको कैसे लेना है, कब लेना है, इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर हम सिंपल एंटासिड्स की भी बात करें, कई बार आप देखते हैं कि लोग बोतलों से ले लेकर के एंटासिड्स को पीते हैं, वो भी हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है, कोई कॉन्स्टिपेशन करता है, कोई डायरिया करता है, शरीर में मैग्नीशियम के लेवल को काफ़ी कम कर सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो है अगर आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात देखिए गैस की है, गैस सबसे ज़्यादा जो बनती है शरीर में, वो हमारे अपने लाइफ़स्टाइल की वज़ह से बनती है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, और आजकल तो सबको ही, बल्कि आप देखें तो जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं। कोई ठीक से चबाकर खाना नहीं खाता है, ध्यान कहीं और होता है, खाना आप खा रहे होते हैं। ओवर ईटिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पानी अच्छी मात्रा में नहीं पीना, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना, सारा दिन बैठ के आप काम कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वज़ह से धीरे-धीरे गैस बनती है। वहीं कुछ ऐसे खाने भी हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ज़िक्र कर रहे थे, जैसे कि लहसुन की हम बात करें, वहीं बहुत सारे चने, छोले, कुछ इस तरह की दालें हैं, कुछ लोगों को कॉफ़ी से। एब्सोल्युटली मैम, कनेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम। मैं डॉक्टर मेहरोत्रा के पास आना चाहूँगा। डॉक्टर मेहरोत्रा, एक एंटासिड्स की बात मैम ने की, थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो केस जिसकी हम बात करें पर्टिकुलर, ये लेवोसल्फराइड क्या अलग है, एंटासिड्स क्या अलग हैं, और क्या जो आजकल घरों में हो ना बड़ा कॉमनली मिलता है पैन 40D, ओमेज, इस तरह की दवाएं, क्या ये सब रिस्क जोन में आते हैं सर, इनका अगर अब्यूज़ हुआ? कोई भी दवा अगर एक्सेस में ली जाएगी, इट इज पॉइजन, इसमें कोई शक नहीं है। जो एंटासिड हैं वो सिंपली एक लेयर बना देते हैं अंदर आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, तो एसिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं कि एसिड का प्रोडक्शन को कम करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज इनका भी सेफ नहीं है।
जब ये लॉन्च हुए थे तो उस समय इसके साथ में कुछ कार्सिनोमेटस साइड इफेक्ट होने की बात आई थी, बाद में वो दब गई थी बात, लेकिन दिस इज नॉट आउट ऑफ द परव्यू कि ऐसा नहीं है। तो कोई भी चीज बहुत, और लेविसल्प्राइड वाली बात जहां तक हो रही है, ये इट इज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग। इसका मतलब ये है कि इसको यूजुअली ओमेप्राजोल या दिस आपका पेंटाप्राजोल, इन सबकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ में देने से रिफ्लक्स कम हो जाता है। इट इज ए प्रोकाइनेटिक ड्रग। ये इस ड्रग को सिकेट्री में भी यूज करते हैं। काफी सारी दवाएं जो सिकेट्री, जो मानसिक रोग के साथ में यूज होती हैं, अच्छा, उनसे ये डिस्काइनेजियाज, डिफरेंट तरह के एबनॉर्मल मूवमेंट, जैसे ओरोफेरिल डिस्काइनेजिया आप डिस्क्राइब बोल रहे थे, साथ में हाथ पैर अकड़ से जाना, एबनॉर्मल मूवमेंट होना, ये इट इज क्वाइट कॉमन। अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्काइनेजियाज, क्यूटी प्रोलंगेशन एक इशू होता है कि आदमी की जो दिल है उसकी धड़कन जिस तरह चलती है उसमें एबनॉर्मलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। तो ये जितनी भी चीजें हैं, कितनी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, सिर्फ डॉक्टर्स की राय पर। एक बात है, ये तो उसको ले फार्माकोलॉजी, जो जनरल एक पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गैस। व्हाट इज गैस? गैस कोई ऐसा सिम्टम नहीं डिफाइंड हो, इट इज वेरी नॉन स्पेसिफिक थिंग। कार्डिक वाइज कई बार पेशेंट्स जो होते हैं जिनके सिम्टम जिनको प्रॉब्लम हार्ट की है, उनका सिम्टम गैस में डिस्क्राइब हो जाता है। करेक्ट। कई बार होता है कि वो एंटासिड लेते रहते हैं, उसके बाद इस तरह की दवा लेते रहते हैं, जस्ट वेट करने के लिए साहब इससे आराम हो जाए। किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी अगर हो रही है, एक विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम, अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ही और शी मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। करेक्ट, करेक्ट सर। ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ज़्यादातर लोग जो जिनको हार्ट अटैक आता है, आप देखेंगे उनकी हिस्ट्री देखिए, उनको सबसे पहले उनका यही होता है कि साहब हमें लगा कि गैस हो रही है, तो हमने वेट कर लिया, थोड़ा सा इस तरह की दवाएं खा ली या ठंडा पानी पी लिया और वेट करने लगे। वो वेट नहीं, वो आपके गोल्डन आवर्स थे। अगर आप उस समय चले जाते तो संभवतः ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते। लेकिन ये इग्नोरेंस ठीक नहीं, डिनायल मोड में रहना ठीक नहीं। डॉक्टर खन्ना, बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, थोड़े से लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर बहुत आसान भाषा में मिलने वाली दवाएं हैं, उनमें से पीपीआईज क्या हुए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या हो गए, कुछ H2 ब्लॉकर्स भी होते हैं, और जो नॉर्मल एंटासिड्स और एल्गिनेट्स होते हैं, थोड़ा सा अगर बता पाएं इन सब चीज़ों का फ़र्क सर आसान भाषा में। Sure. तो पहले तो मैं एंटासिड्स की बात करूंगा। ये एंटासिड्स वो हैं जिनसे एसिड कम होता है या एसिड के रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं। इसमें सबसे पुरानी दवाइयां जो हैं ये लिक्विड्स हैं, जैसे डाइजीन वगैरह होते हैं, जो एक बेसिकली कोटिंग बना देते हैं और ये एल्कली होते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एसिड प्रोडक्शन को कम नहीं कर रहे। सेकंड जो आए वो आए हमारे पास H2RA, जैसे रेनिटिडीन, फेमोटिडीन है। ये वीक एंटासिड्स हैं, ये एसिड प्रोडक्शन को कुछ हद तक कम करते हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट आए वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे आपने पैन वगैरह, मतलब पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, और भी कई जनरेशंस आ गई हैं। अब ये एसिड प्रोडक्शन को प्रैक्टिकली जीरो कर देती है। और जब भी ये दवाई छोड़ी जाती है, अगर आपको जेन्युइन एसिडिटी प्रॉब्लम थी तो 1-1.5 महीना आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इनको छोड़ने का भी एक तरीका होता है। अच्छा। एकदम नहीं छोड़ पाते कई लोग इसको। तो तीनों अलग अलग हैं, बेसिक काम तीनों का यही है, बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, उससे कम इफेक्टिव H2RA होते हैं। और H2RA के क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है 4-6 हफ्ते बाद कई लोगों में वो काम करना बंद कर देते हैं, उसको टैकिफाइलेक्सिस कहते हैं साइंस में। और जो सिरप्स होते हैं वो एसिड प्रोडक्शन को कम नहीं कर रहे, वो बस उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्लियर बना रहे हैं कि अगर किसी कारण कहीं पे आपको वो जलन, एसिड पॉकेट्स होते हैं जिसके कारण आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं, उन पॉकेट्स को वो कवर कर देते हैं कि आपके सिम्टम्स कम हो गए, बट जो बेसिक कारण है जिससे आपको प्रॉब्लम, उस कारण को ट्रीट नहीं कर रहे। बट सबसे जल्दी इफेक्ट इन लिक्विड्स का आता है। तो अगर अभी सिम्टम है, अभी इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो आप ये लीजिए। अगर 2-2.5 घंटे 4 घंटे तक वेट कर सकते हैं तो पीपीआई या H2RA ले सकते हैं। और लेकिन प्रोलॉन्ग इनका प्रोलॉन्ग जो है यूसेज सर, वो खतरनाक ही होगा। हाँ, देखिए सर, इसमें काफी डिबेट है। अभी भी बहुत स्टडीज आई हैं कि किसी में किडनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बोन्स वीक हो सकती हैं क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वगैरह में प्रॉब्लम करते हैं। इनिशियली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर्स का भी था, वो डेफिनेटली डिस्प्रूव हो गया है। बीच में आया था डिमेंशिया वगैरह बढ़ सकता है, फिर आया नहीं, डिमेंशिया कम होता है। सो वी आर स्टिल नॉट श्योर, बट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिससे साइड इफेक्ट नहीं है। करेक्ट। तो मैक्सिमम अगर हम लगातार खा रहे हैं ये प्रोटॉन पंप 2-3 साल से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। और हो सके एक दिन छोड़ के ले लिया, हफ्ते में 2 दिन ले लिया,
हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा ओवरऑल डोसेज ना आ जाए। एब्सोल्युटली, यानी कि अगर आपको त्वरित रिलीफ चाहिए तो आप जरूर एक अगर आपके पास पहले से प्रिस्क्राइब्ड है तो आप ज़रूर एक चांस ले सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें, गेट योरसेल्फ डायग्नोस्ड और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करें। बहुत ज़रूरी होगा सही रूप में डायग्नोसिस होना, सही रूप में मॉनिटरिंग करना और सही रूप में उस दवाई के साथ आगे बढ़ना। इसमें बहुत सारे रिस्क असेसमेंट वगैरह सब टेस्ट जब हो जाएं आपके, तब इसको आप सेफली इस्तेमाल करें। अदरवाइज कोई भी दवा हो, गैस की दवा हो, कोई भी हो, ओवर द काउंटर जाकर प्लीज़, हम हमेशा बोलते हैं प्लीज़ ओवर द काउंटर जाकर मत लीजिए, खुद के डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर साहब से मिलिए और फिर अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, आपने वक्त निकाला सर। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर सुदीप खन्ना, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।